हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल गोयल जी वरिष्ठ नेता बीजेपी, वो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हुई है उसमें जो भी बातें कही गई हैं, हार को लेके जो समीक्षा बैठक हुई है, जो हार के कारण या आत्मचिंतन की बात कही गई है, क्या वो सारी चीज़ें आपको खोखली लगती हैं? क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है कि हार की वजह है, बड़ी वजह है कि विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया, जनता उसकी शिकार हो गई। देखिए रमन जी, मैं बार बार यही बात इसीलिए कहता हूं कि जब आप बड़े बनते हैं तो बड़े बनने के हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे कि आपकी ऊंचाई तब ऊंचाई मानी जाती है जब आपका सर आसमान में हो और पैर जमीन पे टिके हुए हों। अगर आपके पैर जमीन से उठ गए और आपका सर अगर ऊपर की तरफ जा रहा आसमान की तरफ, आप हवा में हैं, फिर आप ऊंचाई नहीं है आपकी आपके आप अपने आप की ऊंचाई नहीं कह सकते। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ये चर्चा हो रही है, मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि विपक्ष भरमाने में कामयाब रहा, तो राजनीति किस चीज का नाम है? राजनीति या समझाने का और भरमाने का ही तो काम है कि अगर विपक्ष भरमा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी उसको समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? यानी कहीं ना कहीं भरमाने और समझाने की जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को हारी हुई मान रही है ना। इतना बड़ा संगठन, 12 करोड़ लोग इनके कार्यकर्ता बताते हैं, इतना बड़ा इनका आईटी सेल, इतना बड़ा इनका सारा सब कुछ, और उसके बावजूद आपने देखा होगा कि चुनावों के दौरान कि इतना जबरदस्त, समझ लीजिए, इनके खिलाफ नैरेटिव या इतना बड़ा माहौल तैयार कर दिया विपक्ष ने कि स्वयं प्रधानमंत्री जी को मैदान में उतरना पड़ा और 100 से अधिक इंटरव्यू देने पड़े। इससे पहले 2019 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो या तमाम जो विधानसभा के चुनाव हो, कभी आपने प्रधानमंत्री जी को इतने इंटरव्यू देते हुए देखे हैं? लेकिन जितने भी को जो आप ये मान के चलिए, पाक्षिक और साप्ताहिक अखबारों तक उन्होंने बुला करके और उनको एक एक डेढ़ घंटे, दो घंटे का उन्होंने इंटरव्यू दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कोलैप्स कर गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो समझाना जिनकी जिम्मेदारी थी पब्लिक को, कहीं ना कहीं वो कहीं मेरे हिसाब से पीछे थोड़ा सा पीछे रह गया। और रही बात जो हमारे अभी जो समीक्षा बैठक की बात हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर निश्चित रूप से देखिए कई कारक हो सकते हैं। मेरी समझ में कई कारक है, जिनमें से एक कारक इनके उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरीके से इस मीटिंग के अंदर एक इशारों के अंदर गंभीर बात कही, और वो कही कि इस देश पार्टी का मालिक जो है, पार्टी का मालिक कार्यकर्ता है, पार्टी का जो सरकार से बड़ी संगठन पार्टी, मतलब संगठन बड़ा है, सरकार छोटी दूसरे नंबर पे आती है। तो कहीं ना कहीं उनका साफ संदेश था कि आप अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे। जिन कार्यकर्ताओं से आप 365 दिन और 24 घंटे जिनकी आप रेल बना के रखते हैं, यहां आ जाओ, इस मीटिंग को करो, इनसे मिलो, इनसे जाकर के यूं करो, आप गरीबों के घर में जाकर के भोजन पहुंचाओ, भोजन खा के आओ, फोर्ट में डालो, ये करो वो करो, उस कार्यकर्ता को मिल क्या रहा है आपको ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर उस कार्यकर्ता की आपने हैसियत ऐसी बना दी कि वो एक मोटरसाइकिल का चालान नहीं बचवा सकता, तो मुझे एक बात बताइए, वो कार्यकर्ता किसी से क्यों भिड़ेगा, क्यों जान लगाएगा, क्यों अपने ऊपर अपनी दुश्मनी मोल लेगा? और हमारे यहाँ देखिए रमन जी, राजनीति में कहा जाता है कि जो चुनावी राजनीति है, इसके अंदर जो दुश्मनी होती है वो स्थायी होती है, जबकि जो दोस्ती होती है वो अस्थायी होती है। यानी कि चुनाव के बाद में विधायक मुझे पहचानेगा नहीं पहचानेगा मुझे पता नहीं, चुनाव के बाद लोकसभा जो सांसद चुन करके गया है वो मेरे को दोबारा से मुझे मिलने का समय देगा नहीं देगा पता नहीं। लेकिन अगर मेरा अपोजिशन का जो मेरा प्रतिस्पर्धी है, जिसके खिलाफ मैं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का सहयोग कर रहा हूं, उसके साथ जो मेरा वैमनस्य हो गया, उससे साथ जो मेरी दुश्मनी हो गई, वो 5 वर्ष तक मेरे साथ वो दुश्मनी निकालता रहेगा, वो उस दुश्मनी को भूलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने, अब मैं इसके अंदर एक बात कहूंगा, इनको बहुत बुरी लगेगी, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में कहें या 24 के लोकसभा चुनाव के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में क्या किया? जिन लोगों ने विषम परिस्थितियों में इनके लिए झंडे डंडे और इनके लिए जो वहां पे खड़े थे, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। यानी कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रहे। कड़ी निंदा से लोगों के घर जलते रहे,
लोगों की हत्याएं होती रही, महिलाओं की इज्जत लूटती रही, और आप यहाँ दिल्ली में बैठ करके कड़ी निंदा करते रहे। अरे भाई, आपके पास केंद्र में सरकार है, आपके पास राष्ट्रपति है, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं। मुझे एक बात बताइए, क्यों नहीं आपने अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करी? तो कहने का तात्पर्य ये है कि तमाम जहां जहां आप देखेंगे कि क्षेत्रीय छत्रप मजबूत थे, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा। चाहे वो क्षेत्रीय छत्रप उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो क्षेत्रीय छत्रप दक्षिण के हों, चाहे क्षेत्रीय छत्रप बंगाल के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों। और जहां जहां कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीधी फाइट थी, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी विनिंग पोजीशन में निकल कर गई। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह ही कांग्रेस भी आज अपने कार्यकर्ताओं को उसने निराश्रित छोड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्षेत्रीय छत्रप जहां मजबूत थे, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने वो ताकत नहीं लगाई कि दुश्मनी लेवल, जिस तरीके से दुश्मनी पालने वाले लेवल की ताकत नहीं लगाई, और उसी का परिणाम है जी। बिल्कुल, चुनावों में हार की सीधी समीक्षा है। रमन जी, बिल्कुल ठीक बात है। अनिल गोयल जी, आपको सीधी समझ, रमन जी 20 सेकंड, अनिल गोयल जी, समय की कमी है। और वो समीक्षा ये है कि जो 2019 से लेकर के 2024 के बीच में 8% वोटों का जो डाउन डिप हुआ, यानी कि जो टर्नआउट गिरा है, वो भारतीय जनता पार्टी की हार की सबसे बड़ा कारण है। और वो टर्नआउट इसलिए गिरा है क्योंकि कार्यकर्ताओं ने लोगों को बाजूबंद पकड़ के घरों से निकाल करके बूथ तक नहीं ले गए। केवल इतनी सी बात है। बिल्कुल, वो कार्यकर्ता क्यों नहीं ले गए, उस कारणों पे पहुंचे आप। बिल्कुल। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजन पोद्दार जी, अनिल गोयल जी, यश भारती जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।